In this video, we will start continuous distribution. लास्ट क्लास में हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के सारे डिस्ट्रीब्यूशंस को डिटेल में पढ़ा है. अगर आपको डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पूरा अच्छे से समझ आ गया तो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम नहीं होगी. सो जैसे हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे, बाइनोमियल, पॉइजन, हाइपरजियोमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल एंड सो ऑन. सो ऐसे ही हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे. सो हमारा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन. सो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने डिस्क्रीट में देखा था वैसे ही कॉन्टिन्यूस में है. हमने डिस्क्रीट में ये पढ़ा था कि जो x होता है, जो x रैंडम वेरिएबल है हमारा, अगर वो जितनी भी वैल्यूज ले रहा है उन सब के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी. फॉर एग्जांपल हम डाइस रोल कर रहे हैं तो हमारा जो x है वो क्या क्या वैल्यूज ले सकता है. सपोज x एक रैंडम वेरिएबल है जो डिनोट कर रहा है कि जो भी नंबर डाई पे आ रहा है वो x डिनोट कर रहा है. तो ये सारे नंबर्स पॉसिबल हैं. इन सब नंबर्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 सबकी. तो ये क्या हो गया हमारा यूनिफॉर्म डिस्क्रीट. ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो सकता था अगर x की रेंज इंटरवल में होती तो. सिर्फ यही डिफरेंस है यूनिफॉर्म डिस्क्रीट में एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस में. वहाँ पर भी x जो है वो यूनिफॉर्म फॉलो करता है जिस रेंज में, वो जो रेंज होती है वो होती है डिस्क्रीट. वहाँ पर कॉन्टिन्यूस केस में x कुछ ऐसे यूनिफॉर्म फॉलो करता है a, b, यानी कि जो ये रेंज होती है ये कैसी होती है, इंटरवल वाइज होती है. यानी कि ये जो x होता है वो इस a से लेके b तक कोई भी वैल्यू ले सकता है और a से लेके b तक वो जो भी वैल्यू लेगा उसमें हर वैल्यू के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी. यस. सो ये सबसे पहले केस की नोटेशन है, x फॉलोज यूनिफॉर्म a, b. जैसा कि आप सबको पता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने पढ़े थे तो उसमें हम क्या करते थे कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ रहे थे तो पहले हम देख रहे थे कि हमें इसको लगाना कब है. जब ये कंडीशन दी होगी, जो भी दिया होगा वो हम सोचते थे. बट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कॉन्टिन्यूस के बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूशंस में हमें इस पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा ये चीज़ लिखी होगी कि ये जो भी रैंडम वेरिएबल है वो क्या फॉलो करता है. ठीक है. डिस्क्रीट में ये हमारे पास एक टास्क होता था कि हम पहचाने कि वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है. बट कॉन्टिन्यूस में हमेशा क्वेश्चन हमें देता है ये बात कि वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है. अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में वो नहीं भी देगा तो वो हिंट देगा कुछ ना कुछ, और ऐसे हिंट्स के हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको कभी भी आइडेंटिफाई करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. सो अगर x यूनिफॉर्म फॉलो करता है, जो हमारा PDF होता है वो होता है 1/b - a. दिस इज द PDF ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. और जो x होता है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, a से b तक. इसको हम यहाँ से ही देख सकते हैं कि जो a b है ये क्या बता रहा है कि x की रेंज यहाँ से यहाँ तक है. ओके. सो इसका मीन, मैं किसी भी मीन वेरिएंस की डेरिवेशन इसमें नहीं करवाऊंगी. मीन वेरिएंस हम नेक्स्ट चैप्टर में डेराइव कर सकते हैं, बट अगर हमें मीन यहाँ पर इस केस में चाहिए तो हम नॉर्मली निकाल भी सकते हैं. मैं बताती हूँ कैसे. मीन वेरिएंस निकालना हमें आता है. वी जस्ट हैव टू डू, सबसे पहले x एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, ये बात हमें ऑलरेडी पता है. तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हम जब भी मीन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जिसका मीन निकाल रहे हैं उसको यहाँ लिखते हैं. हम x का मीन निकाल रहे हैं तो हमने x को यहाँ लिखा और साथ में इसका PDF जो कि है fx dx. ओके. सो हम इसकी पूरी रेंज में इंटीग्रेट कर देंगे. x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, a से b तक जा रहा है. तो ये मीन निकालने का तरीका है. मैं मीन नहीं निकलवाऊंगी क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि अगर इतना आपने मेरी वीडियोस से पढ़ा है तो आप मीन वेरिएंस खुद निकाल सकते हैं. सो आई एम राइटिंग आउट दिस मीन, बट स्टिल अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आती है मीन निकालने में, देन आई विल टेक दैट ऑन माई वीडियो. ओके. सो अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी, कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो. देन आई विल मेक अ वीडियो, आई विल शेयर अ सॉल्यूशन, आई विल कॉन्टैक्ट, जो भी आपका डाउट होगा वो आई विल क्लियर. ओके. सो ये मीन है
ऐसे ही अगर हमें वेरिएंस निकालना होता है तो उसके लिए हमें पहले ई एक्स स्क्वायर चाहिए होता है। अगर आपने यहाँ ई एक्स निकाल लिया तो आप ई एक्स स्क्वायर तो निकाल ही सकते हैं। ई एक्स स्क्वायर आ गया तो आपको फॉर्मूला पता है वेरिएंस का। अगर नहीं पता है तो आप मेरी रैंडम वेरिएबल वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। सो ये होता है वेरिएंस का फॉर्मूला। अगेन आई एम नॉट शेयरिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस डेरिवेशन, और वो ज़रूरी भी नहीं है, बट अब आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको कर सकते हैं। तो जो वेरिएंस होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 12। और ना ही हमें ये सब मेमोराइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, अगर आपने वो एक्चुरियल टेबल्स वाली वीडियो देखी है कि हम एक्चुरियल टेबल का बेस्ट यूज़ कैसे उठाएं, उसको उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है कि हमें एक्चुरियल टेबल्स कैसे यूज़ करनी है, एंड दे आर रियली हेल्पफुल। तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। ये सब हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टेबल में ऑलरेडी ये सारे फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। ओके, सो नाउ अब हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी देख लिया, वेरिएंस भी देख लिया। अब हम इसका सीडीएफ देखते हैं। सीडीएफ डेराइव करना भी हमें ऑलरेडी आता है। सीडीएफ डेराइव करने में हम क्या करते हैं, सीडीएफ निकालने का फॉर्मूला होता है कि आप क्या करो, एफ एस डी एस को स्टार्ट जहाँ से भी x की रेंज स्टार्ट हो रही है वहाँ से लेके x तक इंटीग्रेट करो। तो ये रेंज a से स्टार्ट हो रही थी, a से x तक। अगर आपको पीडीएफ से सीडीएफ निकालना नहीं आता है तो यू कैन वॉच माय वीडियो डिस्क्रीट, जो रैंडम वेरिएबल वाली वीडियो है उसमें जहाँ पर सीडीएफ वाला टॉपिक है वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें बहुत ही ईजी वे में विद एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया कि सीडीएफ कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला कैसे आया। अब एफ एक्स हमें पता है क्या होता है, 1/b माइनस ए। जो एफ एक्स होता है वही हमारा एफ एस है, बस फर्क क्या है कि जहां पर वहां x लिखा है वहां पर आप s लिख दीजिएगा। तो हमने क्या करा कि वहां पर तो बस इतना ही लिखा हुआ है, वहां पर तो x है ही नहीं तो रिप्लेस करने की भी जरूरत नहीं है, बट dx वहां होता है तो वहां dx की जगह हमने क्या लिख दिया, ds। अब हम इसको a से लेके x तक इंटीग्रेट करेंगे। नाउ 1/b माइनस ए इज कॉन्स्टेंट एंड ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s, तो ये हो जाएगा s/b माइनस ए। ये इंटीग्रेशन हो गया। अब हम इसमें ये रेंज वाली वैल्यूज पुट करेंगे, a से x तक ये रेंज जा रही है। s, अब ये b माइनस ए कॉन्स्टेंट है, s की जगह ये जो रेंज है ये पुट करेंगे। s की जगह हमने रखा पहले x माइनस ए अपॉन में b माइनस ए। सो ये होता है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का सीडीएफ। अगर आपको ये डेरिवेशन समझ आ गई है देन इट इज़ गुड, बट अगर नहीं आई तो आप सीडीएफ वाली वीडियो देख सकते हैं, और अगर फिर भी नहीं आ रही है तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इसके बाद कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, पीडीएफ, सीडीएफ, मीन, वेरिएंस। अब हम एक दो क्वेश्चन देखेंगे उस पर और फिर हम अपने नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे। ठीक है, जो कि रैंडम वेरिएबल x से डिनोट हो रहा है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन 25 एंड 150। यानी कि जो x रैंडम वेरिएबल है वो क्या फॉलो कर रहा है, यूनिफॉर्म विद a 25 एंड b 150। सो हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 95, यानी कि हमें ये निकालना है। अब इस क्वेश्चन के लिए अगर हम इसको कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि ये जो है हमें CDF वाली फॉर्म दे रखी है। वी नो दैट कि अगर CDF इस तरीके से है तो ये क्या होता है, x माइनस ए अपॉन में a माइनस बी, या आई थिंक इट्स b माइनस ए। सो ये फॉर्मूला होता है उसका। ठीक है, तो अगर हमें ये चीज़ चाहिए तो ये एग्जैक्टली CDF से कंपेयर हो रही है, तो x की जगह हम क्या लिख देंगे, 95 लिख देंगे, हमें ये चीज़ मिल जाएगी। ओके, सो हम क्या करेंगे, सो वी विल डू x की जगह 95 रख देंगे माइनस a 25 अपॉन में b इज 150 एंड a इज अगेन 25। इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये क्या किया है, हमें डायरेक्ट CDF का फॉर्मूला ऑलरेडी पता था। ठीक है, तो हमने CDF के फॉर्मूले में ही x की वैल्यू पुट कर दी। इन फ्यूचर भी अगर आपको किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का CDF एग्जैक्टली पता है या क्वेश्चन ने दे दिया तो आप क्या करोगे कि जहां तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए उसको उसके CDF में x की जगह पुट कर दो, क्योंकि इस CDF का मतलब क्या है, ये x तक की प्रोबेबिलिटी दे रहा है, हमें कहाँ तक की चाहिए, 95 तक की चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 95 रख देंगे। अगर आप नॉर्मल
वे देखो इसको करने का कि अगर हमें 95 से छोटी प्रोबेबिलिटी चाहिए और x की रेंज है 25 से, तो हम एक तरीका और कर सकते थे कि 25 से 95 तक इसके PDF को इंटीग्रेट करते, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता कि वो मतलब एफिशिएंट वे है, क्योंकि हम अल्टीमेटली इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यही मिलेगा। आप इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको 95 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हम क्या करते हैं, 95 से छोटे वाले को इंटीग्रेट कर लेंगे कॉन्टिन्यूअस के केस में। बट हमें CDF पता है, तो इट इज़ ईजी एंड एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग दिस। बट स्टिल अगर कोई ऐसे करना चाहता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा गामा डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगेन इसकी भी पहचान की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन विल ऑलवेज टेल अस। तो अब बात करते हैं कि इसको नोटेशन कैसे लिखेंगे। तो x फॉलो करेगा गामा विद पैरामीटर्स अल्फा कॉमा लैम्डा। तो जैसे अभी हमने देखा था कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे हमारा AB था, वो हमारे पैरामीटर्स थे। यहाँ पर हमारे पैरामीटर्स कौन है, अल्फा एंड लैम्डा। यहाँ पर ये जो पैरामीटर्स है अल्फा और लैम्डा, दोनों ही 0 से बड़े होते हैं। सो इसका जो PDF होता है fx, वो होता है x रेज टू द पावर अल्फा माइनस 1 e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा x एंड लैम्डा रेज टू द पावर अल्फा अपॉन में अल्फा माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। सो ये इसका PDF होता है। अब यहाँ पर अल्फा माइनस 1 फैक्टोरियल की जगह कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, इसको बोलते हैं हम गामा अल्फा। इसका भी मतलब होता है अल्फा माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर कहीं भी ऐसे ऊपर गामा लगा है तो इसका ये गामा होता है। इसका मतलब होता है कि इसको 1 से माइनस करो एंड देन फैक्टोरियल करो, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं एंड ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका PDF है। अब नाउ गामा डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस देखेंगे। तो मीन EX जो होता है दैट इज अल्फा बाय लैम्डा, और जो वेरिएंस होता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का वो होता है अल्फा बाय लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो ये मीन है और ये वेरिएंस है, ठीक है। अल्टीमेटली अगर ये मीन हमें डिराइव करना हो तो हम अगेन वही चीज़ करेंगे। हमें x का मीन चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे x और यहाँ उसका PDF, एंड देन what we'll do is we will just integrate it x की रेंज में। सो ये जो x की रेंज होती है ये हम लेंगे 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। सो ये भी हम हमेशा याद रखेंगे कि जो x की रेंज है वो हमेशा 0 से इन्फिनिटी तक होती है। रेंज हर डिस्क्रीट हर रैंडम वेरिएबल की पता हो, चाहे वो जो भी फॉलो करता है, तो इट्स बेटर, क्योंकि फिर अगर आपको रेंज पता है तो आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ से निकाल सकते हो खुद ही, इवन नहीं पता है तो। ये मीन और वेरिएंस है। अगेन इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें ट्यूटोरियल टेबल्स में से मिल जाएंगी। अब हमने देखा था कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास CDF हमें ऑलरेडी पता था। तो अगर हमें कभी भी ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जैसे कि 28 तक की या 30 तक की, इवन अगर बड़ी निकालनी है, सपोज हमें x ग्रेटर देन 70 निकालना है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस 70 तक की प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर देंगे। ये हम CDF से निकाल लेंगे फॉर्मूले से डायरेक्ट, और ये 1 से माइनस कर देंगे। तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा CDF जो है वो हमें नहीं पता है। इसका जो PDF होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो जब भी x गामा फॉलो करेगा, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि x फॉलो कर रहा है 2 और जो गामा है इसका वो है 10, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x जो है वो गामा फॉलो कर रहा है 2,10। तो यहाँ पर एक नई चीज़ जो है वो ये है, इसमें हमें इसको आगे कंटिन्यू कराने से पहले एक चीज़ समझनी है। जैसे हमने अभी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन समझे कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाइनोमियल होता है, पॉइसन होता है, वैसे ही एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। सो एक रिजल्ट है जो आपको अभी के लिए मेमोराइज करना है, बट इन नेक्स्ट चैप्टर हम उसको प्रूव भी करेंगे। सो वो रिजल्ट ये है कि x जब भी गामा फॉलो करता है विद पैरामीटर्स अल्फा कॉमा लैम्डा, तो जो हमारा
टू लेमडा एक्स होता है वो फॉलो करता है काई स्क्वायर विद पैरामीटर टू अल्फा। अब इसका मतलब क्या है, अगर हमें गामा डिस्ट्रीब्यूशन से कहीं तक की या किसी से बड़ी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमारे पास ऐसा कुछ डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है वो चीज़ निकालने के लिए, बट अगर हम इसको काई स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें तो हम इसके सी डी एफ की, ग्रेटर देन की और सारी प्रोबेबिलिटीज़ को निकाल सकते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, सबसे पहले काई स्क्वायर क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, और टू अल्फा क्या है, टू अल्फा जो काई स्क्वायर होता है ना उसका पैरामीटर होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे गामा का पैरामीटर है अल्फा लैम्डा, वैसे ही काई स्क्वायर का पैरामीटर होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि कितने पैरामीटर्स ऐसे हैं जो जिनके पास फ्रीडम है कि वो चेंज हो सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी हम आगे वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है इसमें काई स्क्वायर की वो होती है टू अल्फा, ठीक है। सो टू लेमडा एक्स क्या फॉलो करता है, काई स्क्वायर टू अल्फा। तो अगर मान लो कि इस क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेस देन 32 की, लेस देन और इक्वल टू 32 मान लो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें इस x की जगह क्या बनाएंगे, टू लेमडा एक्स बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करके। तो हमें क्या करना है, जो हमारा x है उसकी जगह क्या लिखना है, टू लेमडा एक्स। हमारे यहाँ पे लेमडा कितना है 10, तो टू लेमडा हो गया 20, तो ये हो जाएगा 20x। अब हमने प्रोबेबिलिटी के एक साइड में 20 मल्टीप्लाई करा है तो इस साइड भी 20 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 640, ठीक है। सो पहला काम क्या करना है, x को टू लेमडा एक्स बनाना है। दूसरा काम, अब ये x जो है वो गामा फॉलो कर रहा था, बट ये 20x क्या फॉलो करेगा, काई स्क्वायर टू अल्फा फॉलो करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा 20x है यानी कि टू लेमडा एक्स है, दैट विल फॉलो काई स्क्वायर टू अल्फा। अल्फा कितना है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पर जो हमारा अल्फा है वो कितना है, 2 है अल्फा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 20x क्या फॉलो करेगा, काई स्क्वायर टू अल्फा यानी कि 4। तो हम 20x की जगह काई स्क्वायर 4 भी लिखें, काई स्क्वायर 4 फॉलो कर रहा है तो 20x की जगह हम क्या लिखेंगे, काई स्क्वायर 4, ठीक है। सो अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए काई स्क्वायर 4 की कहाँ तक, 640 तक। सो ये जो है ये हमारी एक्चुअल टेबल है, इसमें हमें काई स्क्वायर पे वैल्यू देखनी है। तो हम इसको सबसे नीचे ले जाके देखेंगे, जो वो वैल्यू हमें कहाँ तक की चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए 640 तक, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 4। तो हम क्या करेंगे, 640 देखेंगे, जो कि आई थिंक नहीं होएगा, ये परसेंटेज पॉइंट्स है, हमें प्रोबेबिलिटी टेबल देखनी है और उसमें हमें कहाँ तक की वैल्यू देखनी है, 640 तक की। यहाँ पर 640 तक की नहीं दे रखी है, 50 तक की दे रखे हैं। बट एक सेकेंड, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमारा वो कितना है, इसमें हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है 4। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है इस केस में, ये रहा, यानी कि यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है। तो जो x की वैल्यू ले रखी है यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 पे, वो ले रखी है 30 तक। 30 से आगे की वैल्यू नहीं हमें दे रखी 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, वैसे तो 4 पे अगर 30 तक की प्रोबेबिलिटी ही 1 है तो 640 तक की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1 ही होगी। तो हम वहाँ से लिख सकते हैं, बट अगर किसी केस में नहीं होता, सपोज यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी 1 नहीं दे रखी है, मान लो कुछ और दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, या फिर मान लो कि हमें 29.5 की चाहिए, यानी कि हमें 29.5 तक का एरिया चाहिए, और यहाँ पर क्या है 29 है और यहाँ पर क्या है 30 है, तो हमें इसके बीच का चाहिए जो कि एक्चुअल टेबल में नहीं दे रखा है। तो एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन में हम क्या करते हैं, ये एक फॉर्मूला होता है, दिस इज अ फॉर्मूला कि x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2 इज इक्वल टू fx माइनस fx1 अपॉन में fx1 माइनस fx2। वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम x की वैल्यू रखेंगे 29 है, सॉरी x वो वैल्यू है जो जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो हमें किस पे चाहिए 29.5 पे चाहिए, तो x की वैल्यू हो गई 29.5। x1 कितना है, x1 है हमारा 29, यानी कि जो हमारा x है 29.5 वो किससे किसके बीच में, 29 से 30 तक के बीच में है, तो 29 हो गया x1 और 30 हो गया x2, ठीक है।
अब x पर जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो है fx, वो ही हमें निकालनी है, और x1 है 29, तो x1 पे जो प्रोबेबिलिटी है वो है fx1, तो fx1 पे प्रोबेबिलिटी क्या है 1 है, और ऐसे ही fx2 पे जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या है 1 है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, बस इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज को पुट कर देंगे। ये जो है ये मैंने बस इंटरपोलेशन कैसे लगाते हैं ये लगाना सिखाया है, बट इस केस में अगर हमें 29.5 की प्रोबेबिलिटी चाहिए भी तो लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 29 तक की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 है, 30 तक की प्रोबेबिलिटी भी 1 है। अगर 29 तक की प्रोबेबिलिटी भी 1 है तो 29.5 तक की भी तो 1 होगी। इसको मैं एक और तरीके से समझाती हूँ। जब भी प्रोबेबिलिटीज़ को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप उसको एरिया मान के चलो। सपोज़ यहाँ पर 29 है और मैंने आपको बोला कि यहाँ तक का एरिया 1 है, तो यहाँ तक जब आप और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो 29.5 में, तो एरिया या तो 1 ही रहेगा, 1 से बढ़ सकता है, लेकिन हम प्रोबेबिलिटीज़ में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 1 से बढ़ने के चांसेस नहीं है। तो यहाँ तक का एरिया 1 है तो इससे आगे का भी एरिया कितना रहेगा 1 ही रहेगा, क्योंकि एरिया माइनस में तो हो नहीं सकता जो 1 को छोटा कर दे, क्योंकि इट इज़ प्रोबेबिलिटी। ओके, सो ये इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है। ऑल्दो इंटरपोलेशन पर भी एक सेपरेट वीडियो है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन वॉच दैट। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये एरिया भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि जब 30 तक का 1 है तो 640 तक का भी 1 होगा। सो नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि इलेक्ट्रिक पावर की जो डेली कंजम्पशन है, तो ये MKH यूनिट्स में दी है तो ये लिख लेना, मे बी रिगार्डेड एज गामा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये जो है ये कंजम्पशन जो है वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रही है, यानी कि x इज फॉलोइंग गामा विद पैरामीटर्स 3,0.5। इससे पहले आप ये भी लिखोगे कि x क्या है। ठीक है, सो x क्या है यहाँ पर, डेली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, डेली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ये हमारा x है, और ये जो x है ये फॉलो कर रहा है गामा विद पैरामीटर्स 3,0.5। अब हमें बोला है प्रोबेबिलिटी निकालो, एक सेकेंड, इफ द पावर प्लांट हैज डेली कैपेसिटी ऑफ 12 MKH, यानी कि जो पावर प्लांट है इसकी जो डेली कैपेसिटी है, यानी कि डेली इसमें से हम कितनी कंजम्पशन ले सकते हैं 12 MKH ले सकते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये पावर सप्लाई इनएडिक्वेट हो। इस इनएडिक्वेट का मतलब क्या है, इनएडिक्वेट का मतलब है कि जितनी उसकी कैपेसिटी आप उससे ज़्यादा पावर ले रहे हो, तो कैपेसिटी कितनी है 12, तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली है, इनएडिक्वेट हो, यानी कि 12 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो 12 से ज़्यादा हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CDF बनाने के लिए। अब ये गामा फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो हम गामा की एग्जैक्ट ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते, तो x अगर गामा फॉलो कर रहा है तो जो 2 लैम्डा x होगा, 2 लैम्डा इज 1, क्योंकि हमारा लैम्डा यहाँ पे 0.5 है, तो 2 लैम्डा x इज 1 हो जाएगा, 2 लैम्डा 1 हो जाएगा, तो x जो है वो क्या फॉलो करेगा, काई स्क्वायर 2 अल्फा यानी कि 6। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि x ही गामा फॉलो कर रहा है और x ही काई स्क्वायर भी फॉलो कर रहा है। तो जो काई स्क्वायर है ना वो भी गामा की फैमिली से आता है, लेकिन गामा में अगर आप एक स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल कर दो, दैट इज कि उसका जो लैम्डा है वो 1/2 रख दो। अगर लैम्डा 1/2 होगा, यानी कि अगर x ऐसे कुछ भी फॉलो कर रहा है गामा, उसका अल्फा चाहे कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, अगर उसका लैम्डा 1/2 है तो ये x क्या फॉलो करेगा, गामा के साथ साथ काई स्क्वायर फॉलो करेगा। ठीक है, तो x फॉलो करेगा काई स्क्वायर 6। अब हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, x की जगह हम क्या लिखेंगे, काई स्क्वायर 6 लेस देन इक्वल टू 12। अब हमें क्या करना है, एचूरियल टेबल में काई स्क्वायर 6 पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 पे कहाँ तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें, 12 तक की। तो ये हम देख सकते हैं काई स्क्वायर 6, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होना चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 ये रहा, और x की वैल्यू कहाँ तक चाहिए, 12 तक चाहिए, तो 12 हमारा ये रहा। सो दिस इज अ पॉइंट, यहाँ पर जो हमारा x है वो 12 है और जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या है, 6 है। ठीक है, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो गई और x 12 फिक्स कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई 0.9380। तो हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.9380। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.9380। सो ऐसे हम हमेशा गामा के क्वेश्चंस फॉलो करेंगे,
बस जो मेन ध्यान रखना है वो ये रखना है कि हमें उसको काई स्क्वायर में चेंज करना है। काई स्क्वायर में चेंज क्यों कर रहे हैं? ताकि हम प्रोबेबिलिटीज निकाल सकें, इसीलिए हम काई स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं। अब हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन को ही थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सो सपोज एक्स कोई भी रैंडम वेरिएबल है जो गामा फॉलो करता है विद पैरामीटर्स अल्फा कोमा लैम्डा। हमें गामा में दो स्पेसिफिकेशंस पुट करनी है, तो हमें डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस मिलेंगे जो अल्टीमेटली गामा की ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो अगर आप, ये तो हमने देख लिया कि अगर हम क्या करें, लैम्डा की जगह 1/2 पुट कर दें, इफ लैम्डा इज 1/2, तो ये जो x है ये गामा के साथ साथ क्या फॉलो करेगा, काई स्क्वायर विद पैरामीटर 2 अल्फा। ठीक है, और अगर हम एक चीज और कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये क्या फॉलो करेगा, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। ठीक है, और अगर हम क्या करें, सो अगर हम इसमें एक कंडीशन पुट करें जो कि है कि हम अल्फा को 1 रखें, तो जो हमारा x है वो क्या फॉलो करेगा, एक न्यू डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा। यानी कि अगर आप अल्फा की जगह 1 रख दो तो वो गामा ही क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल बन जाएगा विद पैरामीटर लैम्डा। इस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को अभी हम पढ़ेंगे। काई स्क्वायर के बारे में हमने पढ़ लिया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, और यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 2 अल्फा होती है। काई स्क्वायर के बारे में पीडीएफ सीडीएफ के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम क्या करेंगे कि हमें ये पता होना चाहिए, उसके बाद टेबल देखनी आनी चाहिए बस। काई स्क्वायर को इन डिटेल फ्यूचर में जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें करेंगे। ठीक है, सो ये स्पेसिफिकेशन है, यानी कि काई स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल अल्टीमेटली आते गामा से ही है। बस एक केस पुट करना है, वो केस क्या है कि अगर लैम्डा 1/2 हो जाएगा तो ये काई स्क्वायर हो जाएगा, और अगर अल्फा 1 हो जाएगा तो x क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर लैम्डा। ठीक है, सो बाकी अगर हमें इस x का पीडीएफ निकालना भी है तो हम क्या करेंगे, x गामा फॉलो करता है तो हमें पीडीएफ पता है, उस पीडीएफ में लैम्डा की जगह 1/2 रख दो तो वो पीडीएफ किसका हो जाएगा, काई स्क्वायर का हो जाएगा। ऐसे ही हम एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ भी निकाल सकते हैं। तो गामा का पीडीएफ हमें पता है क्या होता है, लैम्डा रेज टू द पावर अल्फा अपॉन में गामा अल्फा e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा x एंड देन इट इज की पावर अल्फा माइनस 1। तो ये हमारा पीडीएफ होता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का। केस क्या है कि अल्फा की जगह 1 रख दो, यही पीडीएफ किसके लिए बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल के लिए। तो अब हम एक्सपोनेंशियल के लिए पीडीएफ निकालते हैं। क्या करेंगे हम, बस अल्फा की जगह 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाय, यहाँ पर आ जाएगा 1 गामा 1, यहाँ पर e की पावर माइनस लैम्डा एक्स एंड देन x की पावर अल्फा की जगह हमने 1 रख दिया तो 1 माइनस 1, यानी कि ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पर भी 0 फैक्टोरियल आ जाएगा जो कि अल्टीमेटली 1 होता है। तो इसका पीडीएफ हो जाएगा लैम्डा e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स। तो ये पीडीएफ किसका है, ये पीडीएफ है हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को ही थोड़ा सा और पढ़ेंगे। सो एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ अभी हमने देखा क्या था, लैम्डा e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स। अगर हमें एक्सपोनेंशियल का सीडीएफ चाहिए तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, जो अगर x जो है वो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉलो करता है तो जो x की रेंज होती है वो होती है 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि x अल्टीमेटली गामा की फैमिली से ही आ रहा है और गामा में रेंज क्या होती है 0 से इन्फिनिटी। तो अगर हमें CDF निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट से x तक इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ हम इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, स्टार्ट टू x लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, FSDS, यानी कि इस PDF में x की जगह s लिख देंगे बस। तो लैम्डा e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा s ds। अब लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर निकाला, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा एज इट इज। बस यहाँ पर इस माइनस लैम्डा एस का भी इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस लैम्डा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इसकी जो लिमिट्स है वो क्या है, 0 से लेके x। ठीक है, सो लैम्डा से लैम्डा गया और माइनस बाहर। ठीक है, अब ये हम s की जो लिमिट्स है वो पुट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। सो e की पावर 0 और माइनस 0 इज 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स। तो ये होता है CDF ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें एक्सपोनेंशियल का PDF भी मिल गया, CDF भी मिल गया।
अब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस देखते हैं. मीन और वेरिएंस अगेन आप निकाल सकते हो, खुद डेराइव कर सकते हो. आई एम जस्ट स्टेटिंग इट आउट. तो मीन होता है 1/λ और जो वेरिएंस होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो होता है 1/λ². ओके, सो नाउ तो ये एक क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से. हमें यहाँ पे क्या बोला है, टाइम इन डेज बिटवीन सर्विस कॉल्स, यानी कि सर्विस कॉल्स में के बीच में जो टाइम है वो डेज में दे रखा है. और ये क्या फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा है. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा हमें ये चीज़ दे रखी होगी कि वो क्या फॉलो करता है. तो एक्स क्या है, टाइम, हमारा टाइम बिटवीन सर्विस कॉल्स. ठीक है, सर्विस कॉल्स के बीच में जो टाइम है वो हमारा एक्स से डिनोट हो रहा है. एक्स फॉलोज एक्सपोनेंशियल विद मीन 50 डेज. अब यहाँ पे पैरामीटर मत लिखना. जो मीन होता है वो होता है 1/λ और वो कितना दिया है 50. तो हमारा लैम्डा कितना हुआ 1/50. तो एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर 1/50. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो यहाँ पर टाइम आएगा, दैट टाइम अंटिल द मशीन अगेन रिक्वायर्ड सर्विस एक्सीड्स 60 डेज. यानी कि ये जो टाइम है जब तक जो दोनों के बीच में जो दो सर्विस के बीच का टाइम है उसमें वो टाइम कितना हो, 60 डेज से बढ़ जाए वो, यानी कि 60 डेज से ज़्यादा हो. तो इट मीन्स कि x क्या है, ग्रेटर देन 60. सो इसको हम निकाल सकते हैं. हम ऐसे लिख देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 60. अब ये CDF वाली फॉर्म है. तो अगर हमें x तक का एरिया पता है, जो हमने अभी ये निकाला था, ये x तक का एरिया है और हमें कहाँ तक का एरिया चाहिए, 60 तक का. तो हम क्या करेंगे, x की जगह 60 पुट कर देंगे. सो ये हो जाएगा 1 माइनस e⁻⁻60 x की जगह, और लैम्डा की जगह हम क्या लिखेंगे 1/50. 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा e⁻⁻6/5. सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. हमने कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में सारे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिए हैं एक्सेप्ट वन विच इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब नॉर्मल की कैटेगरीज है, नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल एंड लॉग नॉर्मल. तो उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. इस वीडियो में मैंने जो भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं इन सब के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं. उसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी डाउट्स आएंगे और जो भी आपने क्वेश्चंस करे हैं उसमें आपको मैच करवाने होंगे. उस वीडियो को आप नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं. नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन शेयर करूंगी एंड वो भी वर्ड MS वर्ड पे, ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर में कैसे लिखना है. और अगर हम अभी से करेंगे तो तब तक हमारी स्पीड भी बढ़ जाएगी. सो वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्नर्स हाउस. थैंक यू.